Today we are going to do the Dalton's atomic theory and limitations. क्या करना है आज हमने Dalton's theory and its limitation. तो चैप्टर हमारा फर्स्ट ही है +1 केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वही चैप्टर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो बेटा, आज हमारे पास कौन सा टॉपिक है, डाल्टन्स थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। डाल्टन्स थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, साथ में साथ हम आइसोटॉप्स के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस थ्योरी में प्रेजेंटली क्या चल रहा है वो भी आज हम डिस्कस इसी में कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी कि ये थ्योरी किसने दी थी। ये थ्योरी जो दी गई थी गिवन बाय द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो ही वाज द साइंटिस्ट एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी जो इसी ने दिया था। तो उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी जो हमें दी थी, डैट वाज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन 1804। तो ये उसने 1804 में हमें तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसने बहुत सारी हेल्प की हमारे आगे की कई कंपाउंड के कई आंसर्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट है जो उसके बाद आए, उन्होंने इनके ऊपर इसको एक बेसिक मान के आगे वर्क करना शुरू किया था। सो डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर है वो किन चीज़ों से बना है, वो बना है हमारे पास एटम से। ठीक है, तो छोटे से छोटा कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है हमारे पास, तो वो एटम से ही बना होगा। तो उसने कहा था कि एटम जो होते हैं, तो अगर वो एक एलिमेंट के हों, अगर वो एक एलिमेंट के एटम हों, तो सभी का जो उनका शेप, साइज़, मास, सबको स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, ये मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो इसका जो वेट होगा 1 AMU, मान लो कि एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU क्या है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसका भी कितना वेट होगा 1 AMU, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो दोनों का जो मास है वो सेम होगा। तो अगर इसकी बात करें रेडियस की, तो रेडियस जो इसका होगा, मान लो कि इस हाइड्रोजन का रेडियस होगा, वही रेडियस इस हाइड्रोजन का भी होगा। इसका मतलब है कि साइज़ भी हमारे पास सेम है, ये है हमारे पास वेट सेम है, और ये है क्या है हमारे पास साइज़ भी सेम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये भी हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन है, ये हो गए हमारे पास आइडेंटिकल एटम्स। दीज आर कॉल्ड आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल एटम्स जो होते हैं हमारे पास, आइडेंटिकल एटम्स, उनकी सेम साइज़, सेम वेट या मास भी उनका सेम होगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी उनका क्या होगा, सेम होगी, स्ट्रक्चर विल आल्सो बी सेम। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, व्हाट्स देयर। तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन एस्पेक्ट्स, उनका डिफरेंट साइज़ होगा, डिफरेंट शेप होगी, डिफरेंट मास एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। ऑफ कोर्स कि अगर कोई एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये एक तरह का एटम है, तो दूसरी साइड में क्लोरीन ले लेता हूँ, तो क्लोरीन जो है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा। तो हाइड्रोजन का जो मास है, मान लो कि 1 AMU है, इसका मास 1 AMU है, तो इसका मास 35.5 AMU है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसका साइज़ भी बड़ा होगा। अगर यहाँ मैं न्यूक्लियस मान लूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का, ये R1 होगा, ये मान लो कि R2 है, हमारे पास R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2, हमारे पास दोनों रेडियस जो सेम नहीं होंगे, तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी इस स्ट्रक्चर के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है डिफरेंट एटम हैव देयर डिफरेंट मासेस, डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। तो आगे आगे देख लेते हैं हम, हमारे पास जो एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। डाल्टन ने, जब तक डाल्टन थ्योरी एटॉमिक थ्योरी थी, तब तक उसने कहा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको सब डिवीज़न उसकी नहीं हो सकती है। इसका क्या मतलब है
कि मान लो कि आपके पास एक पूरे का पूरा हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन को हम हाफ़ नहीं करते? ऐसे नहीं है कि हाफ़ हाइड्रोजन हो जाए फिर मेरे पास हाफ़ हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है। हाइड्रोजन का भी उसने कहा ये हाफ़ नहीं होते हैं। ये दिस वाज सेड बाय द डाल्टन। डाल्टन ने कहा था कि ये कोई हमारे पास पार्टिकल है तो इसके सब डिवीज़न नहीं हो सकती। सब डिवीज़न जो है पार्टिकल की वो नहीं हो सकती। सब डिवीज़न का मतलब है कि उसको और ज़्यादा छोटा कर देना। सब डिवीज़न जो है वो नहीं होगी है इसमें। सो नेक्स्ट उसने कहा था कि एटम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। एटम कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। एटम्स कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर but can't be destroyed, but can't be created or destroyed ओके स्टूडेंट्स, ना ही इसको बनाया जा सकता है ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देख ले हमारे पास कौन सा पॉइंट आता है। एटम्स इज़ द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होंगी वो एटम ही करेंगे, ठीक है। तो जब एटम कंबाइन करते हैं कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास हाइड्रोजन है, एक एटम है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा एटम हो गया। तो एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके ही वो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। उसने कहा कि ये एटम्स है जो आपस में मिलके वो क्या बना रहे हैं, वो कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं। दिस वन इज़ कंपाउंड, वो क्या बना रहे हैं हमारे पास कंपाउंड। तो वो क्या होंगे हमारे पास, अगर 2 जहाँ लगा दे जहाँ भी 2 लगा दो तो ये क्या बन जाता है, एलिमेंट। तो एलिमेंट है जो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर गई, तो एलिमेंट जो कंबाइन करके उन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड। तो एलिमेंट जो होते हैं एक फ़िक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। ये हमने पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो जो मैं उसमें बताया था कि जो एटम्स हैं वो जैसे कि वाटर की फॉर्मेशन में हमें कितना चाहिए था वाटर की फॉर्मेशन में, तो वाटर की फॉर्मेशन में फ़िक्स रेशियो में हाइड्रोजन आया था, ठीक है, और ऑक्सीजन जो फिक्स रेशियो में आए थे। तो वाटर जो बना था मेरे पास वो कितना बना था, 1:8 का बना था। इसका मतलब है कि बाय मास, ये क्या है, बाय मास के थ्रू या एक पार्ट जो है वो हाइड्रोजन का होना चाहिए और 8 पार्ट जो है वो बाय मास किसके होने चाहिए, ऑक्सीजन के होने चाहिए। तो इसका मतलब है ये सिंपल रेशियो हमने निकाली थी बाय द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये भी उसने डिस्क्राइब साथ में ही कर दिया था डाल्टन ने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारे पास क्या आ रहा है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशन का क्या मतलब होता है, लिमिटेशंस का मतलब होता है कि जब इसको किसी और ने पढ़ा तो उसने क्या इसमें निकाली, कुछ कमियां निकाली। उसने कहा था कि जो कमियां होती हैं वो क्या होती है हमारे पास, लिमिटेशंस। अगर किसी चीज़ की भी लिमिटेशंस जहाँ, उसे लिमिटेशन को हम ड्रॉबैक भी बोल देते हैं। तो क्या क्या ड्रॉबैक थे डाल्टन के, तो सबसे पहले तो उसने गेल-लुजैक्स जो लॉ था कंबाइनिंग वॉल्यूम, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बताया तो था लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इसके बारे में क्या है, ये कैसे है। उसको बस थोड़ी सी डेफिनेशन देकर ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं था कि ये गैसेस के जो एटम है वो आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो सेकेंडली उसने ये भी नहीं बताया कि ये कंपाउंड कैसे बन जाते हैं। एटम जो एटम्स हैं वो आपस में मिलके कंबाइन कैसे करते हैं वो नहीं बताया था, ठीक है। तो उसने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि किस तरीके की फोर्सेस होती हैं जो कि एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ जाता है, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्योंकि देखो जब उसने रिसर्च की थी तो वो एक ही काम के ऊपर अटके हुए थे, ठीक है डाल्टन। तो उसने क्या किया, बाद में बस थोड़ी थोड़ी जिस चीज़ की नॉलेज आती गई वो उसने लिख लिख के अपनी एक डायरी में लिखता गया।
तो जब उसने वो सारा काम लिख लिया तो तब भी उसके पास कुछ ऐसे पॉइंट छूट गए जो कि उस थ्योरी में बहुत इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, बताने। तो वो वाई द थिंग्स आर हैपनिंग वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन उसने बस इतना लिखा था कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो एक पोस्टुलेट्स, जहाँ पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास, पोस्टुलेट्स का मतलब है पॉइंट। उसने बस क्या निकाला था, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके उनके पॉइंट्स जो है उनकी रिजल्ट्स लिख दिए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे देखो कि उसने ये भी नहीं बताया एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। उसने ये भी नहीं बता पाया कि एटम क्यों एग्जिस्ट नहीं करते फ्री स्टेट में। तो वाई कंपाउंड्स और एटम एग्जिस्ट फ्रीली, लेकिन कंपाउंड्स है जो वो क्यों फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, एटम क्यों नहीं कर सकते। अकेला अकेला एटम जो एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता, वो क्यों जुड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन, अकेला एक ही हाइड्रोजन क्यों नहीं रह सकता, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन जो है ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ये ऐसे ही क्यों एग्जिस्ट करता है। तो इन चीज़ों का भी वो नहीं दे पाया। मतलब ये हो गया हमारे पास फ्री एटम, दिस इज़ कॉल्ड फ्री एटम, ठीक है। तो ये ऐसा फ्री एटम हमारे पास नहीं, उसने कहा ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है। तो लेकिन ये नहीं बता पाया कि क्यों नहीं ऐसा एग्जिस्ट करता है। ऐसा एग्जिस्ट करता है ये भी उसने नहीं बताया। ये क्या है हमारे पास, कंपाउंड। तो कंपाउंड जो होते हैं ये फ्री स्टेट में होते हैं, तो कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट कर पाया ये भी वो बता नहीं पाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सो लेट्स सी हमारे पास मॉडर्न डे पोजीशन क्या है इस थ्योरी की। मॉडर्न डे पोजीशन में बताया गया है कि कैनॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैनॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो एटम है जो वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ऑफ कोर्स है, लेकिन वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब कि वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर ही रहता है, ठीक है। तो उससे क्या बना देता है वो, कोई मॉलिक्यूल बना देगा, कोई कंपाउंड बना देगा, ठीक है, लेकिन वो अकेला ही नहीं होगा। सो एटम्स जो है ये भी देखा गया है हमारे पास कि एटम्स जो है उनके डिफरेंट शेप, साइज़ एंड मासेस जो है और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती हैं एक ही एटम की। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारे पास देखो, कार्बन जो होती है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, दूसरी कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 है, तीसरी कार्बन का भी एटॉमिक नंबर जो है वो 6 ही होगा, ठीक है। तो तीसरी कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन हमारे पास ये कार्बन 12 है जिसका वेट कितना है 12 ग्राम। लेकिन हमारे पास एक और कार्बन है जिसका वेट कितना है 13 ग्राम। हमारे पास एक और कार्बन है जिसका वेट है 14 ग्राम। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही एटम हो सकता है, एक ही तरह का एटम हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका वेट अलग अलग हो सकता है। सो इसका मतलब है कि कोई भी एटम जो है ऐसा नहीं होता कि उसका वेट अलग ना हो। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि जितने भी आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, सेम एटम होते हैं, उनका वेट भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी है, रेडियस भी सेम है। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ उसका मास जो है वो डिफरेंट हो गया, यहाँ मास उसका जो है वो डिफरेंट हो गया है, ठीक है। सो सेकेंडली चीज़ उसने क्या कहा था कि मान लो कि हमारे पास इस तरीके के, पहले मैं बता देता हूँ कि उसने इनको क्या बोला था कि इनको आइसोटोप बोला। फिर मॉडर्न थ्योरी में जो जिन साइंटिस्टों ने इनके ऊपर वर्क किया तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया कि ये हमारे पास क्या है, आइसोटॉप्स हैं, जो कि डिफरेंट मास होता है लेकिन सेम एटॉमिक नंबर होता है, मास उनका डिफरेंट होता है, तो हम उनको आइसोटॉप्स की कैटेगरी में रखेंगे। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि एटॉमिक मास एटम्स जो होते हैं हमारे पास वो सिमिलर टू वन अनदर, हो सकता है कि एक एटम दूसरे की तरह जो दिख जाए क्योंकि उसका मास दोनों का सेम है, ठीक है। वो चाहे उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास सेम हो। फॉर एग्जांपल कैल्शियम और आर्गन, दोनों का, कैल्शियम हो गया और आर्गन, दोनों का मास जो कितना है 40 MU है। तो अगर ऐसे एटम जो हमारे पास हों जिनमें जो मास है वो सेम आ जाए, जो मास है वो सेम आ जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम आइसोबार, जिसमें मास बिल्कुल सेम रहता है, सिमिलर मासेस होते हैं उनमें, ठीक है। सो डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम इज़ डिविजिबल,
उसने कहा कि एटम इज़ नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिविजिबल, डिवाइड तो नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है कि हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने 9th वगैरह क्लासेस में CBSE में पढ़ा होगा चैप्टर में, तो केमिस्ट्री के चैप्टर में किसी में भी, तो वहाँ आपने देखा होगा कि एटम को डिवाइड करके आपको कहा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि एटम इज़ डिविजिबल। अब क्या हो गया, हमारे पास एटम इज़ डिविजिबल, लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या कहा था कि डिस्ट्रक्टिबल, एटम क्या है, डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। ये किसने कहा था, डाल्टन ने। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं आज के मॉडर्न प्रेजेंट टाइम में कि एटम जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है। क्यों एटम डिस्ट्रक्टिबल है, आइंस्टाइन इक्वेशन है हमारे पास बहुत ही जो फेमस है, E इज इक्वल टू mc²। E इज़ द एनर्जी, m इज़ द मास एंड c इज़ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। c इज़ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो ये इसका मतलब है कि हम E इज इक्वल टू mc² मतलब कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एनर्जी हो तो हम उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मास हो तो उसको एनर्जी में, उसका बता सकते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दीज टू थिंग्स आर इंटरचेंजेबल। तो इसका मतलब है कि एटम जो है हमारे पास वो क्या होगा, एटम जो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं है कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो हमारे पास डिस्ट्रक्टिबल है। उसको डिस्ट्रक्ट करके हम मास को जो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो है नई नई तरीके की रिएक्शन जो है वो हो सके। सो एटम इज स्टिल सपोज टू स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ रिएक्शन, मतलब कि हम अब भी यही मानते हैं, जैसा कि डाल्टन ने कहा था कि जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें एटम ही यूज़ होता है। तो सबसे छोटा यूनिट अभी भी इसको हम एटम को ही मानते हैं, क्योंकि एटम ही कंबाइन करके जो हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये पहले बता दिया कि सिमिलर रेशो में ये जॉइन करते हैं, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में जॉइन करते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर की फॉर्मेशन हुई, तो उसमें 1:8 जो है हमने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो एटम को कंबाइन करने के लिए डेफिनेट प्रोपोर्शन चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करके ही कंपाउंड बनते हैं। तो ये भी चीज़ को जो है इन पॉइंट में, आज के पॉइंट्स में रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाल्टन थ्योरी, आइसोबार, isotopes, limitations of Dalton theory and present condition of Dalton theory. Okay students, so thank you very much for watching the video.